18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में जब महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत हुई तो उनकी मौत की वजह जानने के लिए एक डॉक्टर को बुलाया गया। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो हुआ वह बेहद शॉकिंग था। डॉक्टर थॉमस हार्वी जो पोस्टमार्टम कर रहे थे ने आइंस्टाइन के ब्रेन को चोरी कर लिया। उनका मकसद था इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी माइंड को स्टडी करना, यह समझना कि दुनिया के सबसे महान जीनियस के दिमाग में ऐसा क्या खास था जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता था। जब प्रिंसटन हॉस्पिटल को डॉक्टर हार्वी की इस हरकत का पता चला तो उन्हें जॉब से निकाल दिया गया। लेकिन हार्वी ने गिव अप नहीं किया। उन्होंने आइंस्टाइन के सन हांस एल्बर्ट को किसी तरह यह कन्विंस करने में कामयाबी हासिल की कि उनका मकसद सिर्फ उनके फादर के यूनिक ब्रेन पर रिसर्च करना और उसकी सच्चाई को दुनिया के सामने लाना है। इसके बाद आइंस्टाइन के ब्रेन का एक लंबा और मिस्टीरियस सफर शुरू हुआ। यह ब्रेन अलग अलग साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स के पास पहुंचा और इस पर कई तरह के स्टडीज किए गए। लेकिन यह सवाल आज भी बना हुआ है, क्या आइंस्टाइन का माइंड वाकई इतना स्पेशल था या उनका जीनियस होना सिर्फ हार्ड वर्क, पैशन और डेडिकेशन का नतीजा था। डॉक्टर हार्वी एक पैथोलॉजिस्ट थे जिनकी जिंदगी का सबसे बड़ा जुनून आइंस्टाइन के ब्रेन पर रिसर्च करना था। उन्होंने आइंस्टाइन के ब्रेन को प्रिजर्व करने के बाद एक ऐसा रास्ता चुना जो उन्हें गुमनामी और बर्बादी की ओर ले गया। जब आइंस्टाइन का निधन हुआ, डॉक्टर हार्वी ने उनके ब्रेन को निकालकर इसे एक सीक्रेट मिशन की तरह अपने कब्जे में रखा। उन्होंने इसे पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से शहर ले जाकर कई फोटोज ली और फिर इसे 240 छोटे छोटे हिस्सों में काटकर अलग अलग जार्स में प्रिजर्व किया। ये जार्स उन्होंने अपने बेसमेंट में छिपा दिए। लेकिन इस जुनून का असर उनकी पर्सनल लाइफ पर भी पड़ा। उनकी वाइफ को यह सब पागलपन लगता था और दोनों के बीच इसी बात पर झगड़े बढ़ने लगे। आखिरकार इस ब्रेन को लेकर हुए विवाद ने उनकी शादी खत्म कर दी। तलाक के बाद डॉक्टर हार्वी ब्रेन के टुकड़ों के साथ कैंसस के विचिटा शहर चले गए। वहां उन्होंने एक बायोलॉजिकल लैब में जॉब तो कर ली, लेकिन उनकी दिलचस्पी अब भी सिर्फ आइंस्टाइन के ब्रेन पर स्टडी करने में थी। वक्त गुजरता गया, लेकिन उनकी रिसर्च में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। लगातार जॉब्स बदलने और ब्रेन के टुकड़ों को शहर दर शहर ले जाने के चलते उनका मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल हो गया। आखिरकार उन्हें प्लास्टिक की एक फैक्ट्री में काम करना पड़ा। इसी दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला समझदारी भरा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि ब्रेन के हिस्सों को दुनिया के मशहूर न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास भेजा जाए ताकि गहराई से रिसर्च हो सके। उन्होंने ब्रेन के टुकड़े अलग अलग साइंटिस्ट को भेज दिए। हालांकि उनकी खुद की जिंदगी इस जुनून के चलते बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन आइंस्टाइन के ब्रेन ने साइंस की दुनिया में एक नई चर्चा जरूर छेड़ दी। में आइंस्टाइन के निधन के 30 साल बाद यानी 1985 में पहली बार उनके ब्रेन पर एक रिसर्च पब्लिश की गई। इसके बाद से अगले 28 सालों तक दुनिया भर के न्यूरो साइंटिस्ट्स ने आइंस्टाइन के ब्रेन पर कई, जिनमें यह पाया गया कि उनका ब्रेन सामान्य इंसान के ब्रेन से कुछ खास तरीके से अलग था। सबसे बड़ा फर्क उनके ब्रेन के कॉर्पस कलोसम नामक हिस्से में देखा गया। यह क्षेत्र ब्रेन के दोनों हिस्सों को कनेक्ट करने का काम करता है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि इंसान का ब्रेन 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। ब्रेन के एक हिस्से में जो भी थॉट्स या एक्शंस होते हैं वह दूसरे हिस्से तक पहुंचने के लिए प्रोसेस होते हैं। दाएं और बाएं हिस्से में एक महत्वपूर्ण अंतर होता है। लेफ्ट ब्रेन शरीर के राइट हिस्से को कंट्रोल करता है, जबकि राइट ब्रेन बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। आमतौर पर 90% लोग लेफ्ट ब्रेन का यूज स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग, कैलकुलेशंस और राइटिंग में करते हैं। वहीं राइट ब्रेन का काम क्रिएटिविटी, आर्ट, म्यूजिक और विजुअल थिंकिंग से जुड़ा होता है। आइंस्टाइन के ब्रेन में यह स्ट्रक्चर कुछ अलग थी और ये उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेंटल एबिलिटीज को समझने में मदद करती है। इमेजिन जब आप टाइप कर रहे होते हैं, चाहे कीबोर्ड पर हो या मोबाइल फोन पर, आपके दोनों हाथ एक साथ काम कर रहे होते हैं। मान लीजिए आपके राइट हैंड से कुछ टाइप हो रहा है और लेफ्ट हैंड से भी। अगर लेफ्ट हैंड से गलती हो जाए तो आप तुरंत राइट हैंड से उसे करेक्ट कर लेते हैं। यह तभी पॉसिबल होता है जब आपके राइट और लेफ्ट हैंड्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्थापित होता है जो कॉर्पस कैलोसम के द्वारा होता है। आइंस्टाइन के ब्रेन में कॉर्पस कैलोसम सामान्य इंसानों की तुलना में बड़ा था, यानी उनके ब्रेन के दोनों हिस्सों के बीच कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा मजबूत था। इसी कारण वह एक टाइम में कई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को समझने और सॉल्व करने में सक्षम थे। इसके अलावा उनके ब्रेन की स्ट्रक्चर और न्यूरॉन्स का फ्लो भी दूसरे लोगों से अलग था। रिसर्चर्स का मानना है कि इससे उनकी मैथमेटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी भी एक्सेप्शनल थी। आइंस्टाइन बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के केवल अपने ब्रेन के माध्यम से ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते थे। यह दिलचस्प है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग का आकार और उनकी मानसिक क्षमता
हमेशा से चर्चा का विषय रही है। जब आइंस्टाइन का ब्रेन मापा गया तो यह पाया गया कि उनका ब्रेन सामान्य इंसान से हल्का था, केवल 1230 ग्राम्स, जबकि आम इंसान का ब्रेन लगभग 1400 ग्राम्स होता है। स्पेशलिस्ट्स का मानना है कि उनका ब्रेन यूनिक था और उनकी ब्रेन की लाइनिंग बेहद पतली थी, जिससे उनके ब्रेन में ज्यादा न्यूरॉन्स मौजूद थे। यह सवाल अब भी उठता है कि क्या आइंस्टाइन का ब्रेन जन्म से ही खास था या फिर समय के साथ उसमें बदलाव आए थे। मार्च 1869 को जर्मनी के उल्म शहर में एक यहूदी परिवार में जन्मे आइंस्टाइन का सिर बाकी बच्चों से कहीं बड़ा था। डॉक्टर्स ने उनकी असामान्यता को नोटिस किया और इसे एक अजीबोगरीब घटना मान लिया, लेकिन उनके दिमाग की तेजी और विचारों की गहराई को देखकर दुनिया ने जल्दी ही यह समझ लिया कि उनमें कुछ खास है। आइंस्टाइन के बारे में एक दिलचस्प फैक्ट यह वाकई यह है कि वे 4 साल की उम्र तक बोल नहीं पाते थे। एक दिन जब वे अपने पेरेंट्स के साथ डिनर पर बैठे थे, उन्होंने अचानक कहा, सूप बहुत गर्म है। यह सुनकर उनके पेरेंट्स हैरान रह गए, क्योंकि अब तक वे बिल्कुल भी नहीं बोलते थे। बाद में जब उनसे पूछा गया कि वे पहले क्यों नहीं बोलते थे, तो आइंस्टाइन का जवाब था, अब तक तो सब कुछ सही था, अब कुछ कहना जरूरी था। आइंस्टाइन की जिंदगी में ऐसे कई अजीबोगरीब मोमेंट्स थे। वे कभी भी अपने फोन नंबर या डेट्स याद नहीं रख पाते थे। एक बार उनके कॉलीग ने उनसे उनका फोन नंबर पूछा तो आइंस्टाइन अपना नंबर टेलीफोन डायरेक्टरी में खोज रहे थे। उनके कॉलीग ने हैरान होकर पूछा, आप अपना खुद का नंबर क्यों याद नहीं रखते? आइंस्टाइन ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मैं क्यों किसी ऐसी चीज को याद रखूं जो बुक्स में मिल जाती है। आइंस्टाइन के व्यक्तित्व में कई दिलचस्प और रहस्यमय पहलू थे। वे शूज के अंदर सॉक्स नहीं पहनते थे, क्योंकि उनके पैरों की अंगुलियां इतनी बड़ी थीं कि सॉक्स अक्सर फट जाते थे। फिर उन्होंने सॉक्स पहनना ही छोड़ दिया। वे शूज के फीते भी कभी नहीं बांधते थे और दूसरों से बंधवाते थे, क्योंकि यह उनके लिए एक कठिन काम था। आइंस्टाइन हमेशा कहते थे, मेरे अंदर कोई खास चीज नहीं है, बस मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसमें अतुलनीय क्यूरियोसिटी भरी हुई है। लेकिन इस क्यूरियोसिटी ने ही उन्हें वह ऊंचाई दी जहां वे आज भी दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स माने जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि बचपन में वे पढ़ाई में बिल्कुल भी तेज नहीं थे। उनकी गिनती वीक और फूलिश बच्चों में की जाती थी। वे सिर्फ मैथ और साइंस में अच्छे थे, जबकि अन्य सब्जेक्ट्स में वे हमेशा फेल होते थे। यहां तक कि उनके टीचर्स भी उन्हें पसंद नहीं करते थे और कुछ ने तो उन्हें फिजिकली डिसेबल्ड तक मान लिया था। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन सिर्फ 12 साल के थे तो एक फैमिली ट्यूटर अपनी ज्योमेट्री की बुक भूल गया था। आइंस्टाइन ने उस बुक को पढ़ते हुए एक दिन में पूरी ज्योमेट्री समझ ली और 14 साल की उम्र में वह इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस में मास्टर बन चुके थे। उनके मैथ्स और साइंस के नॉलेज में इतनी गहरी पकड़ थी कि जब वह क्लास में सवाल पूछते तो टीचर्स भी घबराने लगते, क्योंकि उनके सवाल अक्सर टीचर्स से भी कहीं आगे होते थे। छोटी उम्र में ही आइंस्टाइन ने यह डिसाइड किया था कि वह इस यूनिवर्स के सारे लॉज को एक सिंपल इक्वेशन में बंद करेंगे, और यही उनकी लाइफ का पर्पस बन गया। महज 26 साल की उम्र में उन्होंने 4 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए, जिन्होंने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। इन पेपर्स की वजह से उन्हें पीएचडी की डिग्री और नोबेल प्राइज मिला। आज भी उनकी थ्योरीज के बिना साइंस इनकम्प्लीट है, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने ब्रेन से सोचने की आदत डाली और खुद से क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढे। आइंस्टाइन का ब्रेन आज भी अमेरिका के मटर म्यूजियम में प्रिजर्व्ड है, जहां इसे माइक्रोस्कोपिक फिल्म्स में स्टोर करके रखा गया है। आइंस्टाइन का लेगेसी और उनकी थिंकिंग आज भी हम सभी को इंस्पायर करती है। उनके यूनिक सवालों और उन्हें सॉल्व करने के तरीके ने साइंस को पूरी दुनिया में एक नई डायरेक्शन दी। उनकी मैजिकल थिंकिंग और मेंटल पावर के कारण ही वह हिस्ट्री में हमेशा के लिए इमॉर्टल रहेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी ही रोमांचक वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे फिर एक नई और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।